जय श्री राम। दोस्तों, अभी तक हमने मकर लगन तक की बात कर ली है कि 2026 आप सबके लिए कैसा जाने वाला है। अब आज हम बात करेंगे आखिरी दो लग्नों के बारे में, कुंभ और मीन के बारे में कि 2026 इस साल में वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किन किन महीनों में किस तरह की घटना की संभावनाएं हैं। इन्हीं सभी विषय पर आज के हमारा ये वीडियो रहेगा। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। जय श्री राम। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने बार बार ये प्रश्न पूछा था कि एस्ट्रो लाइव सूत्रास ज्योतिष एकेडमी की लाइव क्लासेस कब होती है। तो आपके लिए खुशखबरी है कि जनवरी 2026 से हमारे लाइव बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो यदि आपका रविवार फ्री रहता है तो सीखिए इस अनमोल विद्या को नियमित कक्षाओं के द्वारा। एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस तो रन करती ही है, पर इसके साथ साथ दिल्ली और करनाल के छात्रों के लिए हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। परमात्मा ने चाहा तो जल्द मिलते हैं हम लाइव क्लासेस में। जय श्री राम। 2026 कुंभ लगन वालों के लिए कैसे रहने वाला है। इस पूरे साल लगन का स्वामी दूसरे भाव में रहेगा, जिसे धन भाव कहते हैं, और धन भाव का स्वामी बृहस्पति बनता है, जो इस लगभग पूरे साल लगन को भी देखेगा। जब लगन को नहीं देखेगा तो लग्नेश को देखेगा। इन एनी केस उसका लगन या लग्नेश से संबंध रहेगा, जो ये दिखाता है कि पैसे के लिहाज से कुंभ लगन वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा है। साथ ही राहु का लगन में गोचर कहीं ना कहीं मतिभ्रम दिखाता है। उस पर हम बात करेंगे कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कहाँ का ध्यान देने की ज़रूरत है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, शनि धीमा चलने वाला ग्रह है, और जब वो आखिरी मीन राशि में आ जाए तो ये आध्यात्मिक उन्नति के लिहाज से बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि शनि स्वयं भी इसी तरह के विचार को रखता है और मीन राशि उन विचारों की पराकाष्ठा है। तो अगर आप गुरु का नाम लेते हैं, यदि आप भक्ति में हैं, यदि आपकी परमात्मा में रुचि है, तो वो रुचि इस साल बढ़ने वाली है। आइए अब अलग अलग महीनों पर चलते हैं और देखते हैं कि 13 फरवरी से 14 मार्च का जो फेस रहेगा वो आपके लिए कैसा रहेगा। 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच दोनों त्रिकोण के स्वामी यानी 5वें और 9वें भाव के स्वामी लगन में गोचर कर रहे होंगे। ये गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है जब पंचमेश नवमेश दोनों मिलकर लगन में चले। एक बात और, लगन में गुरु शुक्र या शुक्र बुध जैसे ग्रह चलें तो बुद्धि तेज हो जाती है, प्लस गुरु की दृष्टि भी लगन पर है। इस तरह देखा जाए तो तीनों ज्ञान के कारक ग्रह लगन से संबंध बना रहे हैं। बौद्धिक क्षमता बढ़ जाएगी, दिमाग अच्छे चलेगा। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है और बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है। वो बात है कि इस महीने यहाँ पर एक ग्रहण पड़ने वाला है। सूर्य राहु भी यहीं पर होंगे। जब राहु के साथ ज्ञान के कारक ग्रहों का मिलन होता है तो ज्ञान या अधिक जानकारी होना हमें तनाव देती है। कई बार आपने देखा होगा, जो व्यक्ति अज्ञानी होता है ना, उसको कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो जो कर रहा है उसका क्या परिणाम होगा। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी होता है उसको हर चीज़ पे सोचना पड़ता है कि मेरे इस एक्शन या इस काम का क्या असर पड़ने वाला है। तो इस अवधि में जो नॉलेजेबल लोग हैं उनको तनाव रह सकता है। अगर आप स्कॉलर हैं, आप पढ़ाते हैं, आप लोगों को ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो आपके लिए ये महीना तनाव वाला रहने वाला है, क्योंकि ज्ञान तो पूरा है लेकिन उस पर ग्रहण लगने के भी योग दिखते हैं। 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में लगन का स्वामी जो धन भाव में चल रहा था उसके ऊपर सूर्य का गोचर होगा। सूर्य शनि को अस्त करेगा। सप्तम अधिपति के द्वारा अस्त होने का अर्थ यह है कि जो भी आपके बिजनेस या लाइफ पार्टनर है वो आपको प्रभावित करेंगे नेगेटिव रूप से, या यूं कहूं पीड़ित करेंगे। तो जो भी आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर है उनसे तनाव होने के योग इस अवधि में बढ़ते दिखते हैं। इतना ही नहीं, शुक्र जो रोमांस का कारक है वो भी इस दौरान शनि और सूर्य के साथ होगा। तो ये दिखाता है कि पर्सनल लाइफ भी कोई बहुत अच्छी इस अवधि में नहीं दिखती। एक और बात, मंगल और बुध दोनों लगन में चलेंगे। इस लगन के लिए एक पंचम का स्वामी है, एक दशम का स्वामी। पंचम और दशम अधिपति का लगन में चलना बहुत शुभ होता है। अगर लेकिन वो विरोधाभासी हो, यानी एक दूसरे से उनकी बनती ना हो या एक दूसरे के ट्रेट मैच नहीं करते हो, तो इस युति का कोई खास फायदा नहीं होता। तो आपको वो फायदा
नहीं मिलने वाला है, क्षमा कीजिएगा। लेकिन क्या करें, मंगल और बुध में काफ़ी अंतर रहता है, उनके बेसिक ट्रेट नहीं मैच करते। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये पूरे साल के लिए ही है कि राहु लगन में चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। अगर उस दौरान लगन में और ग्रह आ जाए, जैसे इस अवधि में क्या होगा, बुध जो है वो लगन के ऊपर से गोचर करेगा, राहु के साथ गोचर करेगा। तो ऐसे ही अवधि में हम बोलेंगे कि राहु का प्रभाव 5वें घर पर और 5वें के स्वामी दोनों पर आ रहा है, कारक गुरु पर भी आ रहा है। तो संतान के साथ भी संबंध अच्छे बनाने की कोशिश कीजिए, वहाँ तनाव हो सकता है, मति भ्रम हो सकता है, ये नज़र आता है। अगर आप आईटी सेक्टर या किसी टेक्निकल एजुकेशन को अटेन कर रहे हैं, छात्र हैं, तो ये अवधि आपके लिए अच्छी है। अगर आप कोई सॉफ्ट स्किल जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी और लोगों से इंटरेक्शन ज़रूरी है, वहाँ पर ये अवधि आपके लिए कोई खास शुभ नहीं होने वाली। आगे बढ़ते हैं, अगले महीने पर चलते हैं। 15 अप्रैल से 15 मई का महीना आप में विश्वास, ऊर्जा और करेज बढ़ने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सूर्य इस कुंडली में 3रे भाव में उच्च हो जाएंगे। जब 3रे भाव में कोई क्रूर ग्रह, विशेषकर सूर्य उच्च का हो जाए, तो रिस्क लेने की एबिलिटी बढ़ जाती है, करेज बढ़ जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ यदि 5वें घर पर मंगल अथवा सूर्य जैसे अग्नि तत्व ग्रहों का प्रभाव हो, 5वें का स्वामी बुध इस कुंडली में बनता है, वो भी मंगल से प्रभावित रहेगा, तो बौद्धिक क्षमता भी तेज हो रही है, यानी दिमाग आपका तेज चलेगा। एजुकेशन के लिहाज से बहुत अच्छा है, प्लानिंग के लिहाज से बहुत अच्छा है। ये चीज़ें क्वालिटी दिखती है इस दौरान जो आप में आने वाली है। किस चीज़ का ध्यान रखें, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वाणी भाव में जब मंगल चले और 3रे भाव में ऑलरेडी क्रूर ग्रह हो, तो आप बोलते हुए ये नहीं सोचेंगे कि किससे मैं कैसे बात कर रहा हूँ। वाणी पर नियंत्रण अति आवश्यक है इस अवधि में। उसका कारण क्या है, मंगल न केवल 2रे भाव में होगा, मंगल की 4थी दृष्टि 2रे भाव के स्वामी बृहस्पति पर भी होगी, और वाणी का कारक बुध को माना जाता है, बुध भी मंगल से प्रभावित होगा। यानी मंगल तीनों वाणी के जो भी आप कहें सिग्निफिकेटर्स हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट डालने वाला है। तो इस अवधि में थोड़ा लहजे से बोलिए, तमीज़ से बोलिए, बुरा भी बोलना हो तो थोड़ा सोच समझ के बोलिए, अन्यथा शांत रहेंगे तो अच्छा रहेगा। एक बात और, इस दौरान अगर मैं 8वें भाव पर उंगली रखूं, तो 8वें घर से 6ठे में है राहु, 8वें घर से 7वें में है शनि और मंगल जैसे क्रूर ग्रह, और 8वें घर से 8वें में है सूर्य, यानी 3 क्रूर ग्रह 8वें भाव से 6, 7, 8 चल रहे हैं। इस अवधि में इन लॉज के साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो जो आपको मैंने अभी कहा कि वाणी का ध्यान रखिएगा, तो कोशिश कीजिएगा कि इन लॉज के साथ कहीं तनाव या कुछ ऐसा माहौल बन रहा हो तो बचिए उससे, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी भी बुध है जो कि इसी मंगल से प्रभावित हो रहा है। तो मैं दोबारा दोहराता हूँ, ये अवधि अच्छी है आपकी बौद्धिक क्षमता के लिए, ये अवधि अच्छी है करेज के लिए, नए निर्णय लेने के लिए, ये अवधि अच्छी है ओवरऑल करियर के लिए। लेकिन आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है, और दूसरा इन लॉज के साथ रिलेशनशिप का भी ध्यान रखना है। अब आ गए हम 16 मई से 15 जून के बीच। ये टाइम पढ़ाई के लिहाज से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 5वें भाव में गुरु और शुक्र जैसे 2 ज्ञान के कारक ग्रहों की वायु तत्व राशि में युति इस योग को बहुत ही स्ट्रांग बना देती है। तो यदि आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्पेशली रिलेटेड टू एजुकेशन, तो यहाँ पर परिणाम आपके फेवर में आने के योग हैं। ये दिखता है कि कम पढ़ने पर भी ज़्यादा समझ में आएगा, तो ज़्यादा पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा, ये एक फ़ायदा दिखता है। इस अवधि में 4थे का स्वामी 5वें भाव में बैठ जाएगा, जो कि शुक्र बनता है। 4थे का स्वामी वो पंचम में होगा, और पंचम का स्वामी बुध बनता है जो 4थे में होगा, यानी राशि परिवर्तन है 4थे और 5वें घर का। 4थे और 5वें घर का राशि परिवर्तन राजयोग कारक होता है। अगर आपका काम बौद्धिक क्षमता से जुड़ा हुआ है, दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो ये दिखता है इस अवधि में अच्छी कमाई होने के योग हैं, उसका लाभ आपको मिलेगा। पिछले महीने की तरह इस महीने भी एक क्रूर ग्रह आपके 3rd हाउस में पोजिटेड है, जो ये दिखाता है कि इस अवधि में करेज और रिस्क लेने की, एक्शन में आने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ 2रे भाव में शनि और 4थे भाव में सूर्य
पारिवारिक जीवन के लिहाज से कोई बहुत अच्छी अवधि नहीं होती। समझिएगा, दूसरा, चौथा, सातवां भाव, ये भाव घर में डोमेस्टिक हैप्पीनेस को इंडिकेट करते हैं। अब वो डोमेस्टिक हैप्पीनेस वाले हाउसेस में अगर एक जगह शनि हो और उसकी तीसरी दृष्टि चौथे पर आ रही हो, फिर चौथे में सूर्य हो और फिर सप्तम में केतु हो, तो ये दिखाता है कि घरेलू मामलों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए, नुकसान होने के योग है। इसके साथ साथ एक अच्छी खबर भी दे दूं, अगर देखिए 7वें भाव पर ध्यान रखें तो 7वें का स्वामी सूर्य बनता है। वो सूर्य अपने से दूसरे और 11वें के मालिक बुध से युति करेगा। अगर मैं सप्तम भाव को घुमा दूं तो सप्तम अधिपति अपने से धन और अपने से लाभ भाव के अधिपति के साथ कर्म भाव में है, जो ये दिखाता है कि आपके जीवन साथी की उन्नति के लिहाज से ये अवधि बहुत अच्छी है, पर घरेलू मामलों पे ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। एजुकेशन के लिहाज से अच्छा है, करेज बढ़ने के योग है। अब हम पहुंच गए 16 जून से 15 जुलाई के बीच। गुरु महाराज उच्च के हो जाएंगे इस अवधि में। बृहस्पति जो आपके लिए धन के कारक हैं, सेकंड लॉर्ड हैं, 11th लॉर्ड हैं, वो उच्च के होकर वापसी लग्नेश को देखेंगे, और वो लग्नेश जो कि दूसरे भाव में ही बैठा है। आर्थिक उन्नति के योग हैं। इस अवधि में दिखता है कि पैसा कमाने की अच्छी गुंजाइश है। अगर आप व्यवसाय में हैं तो इसके योग और बढ़ जाएंगे। तो बृहस्पति की शनि पर दृष्टि, वो भी सेकंड हाउस में बैठे शनि पर दृष्टि, आपके लिए बहुत लाभदायक है आर्थिक रूप से। दूसरा चीज, लग्नेश का जलीय राशि में बैठना और बृहस्पति का भी जलीय राशि में उच्च होकर उसको देखना, ये दिखाता है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिहाज से, तीर्थ यात्रा के हिसाब से, परमात्मा में आसक्ति के हिसाब से ये अवधि बहुत अच्छी है। अगर आप किसी ऐसे व्यवसाय में हैं जहां पर दूसरे की पीड़ा दूर की जाती है, जैसे ज्योतिष, मेडिकल फील्ड, लॉ या ऐसा कोई और फील्ड जहां पर दूसरे की दिक्कतों को, परेशानियों को आप दूर कर रहे हैं, तो इस अवधि में आपकी उन्नति के योग और सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन की, मज़ा आ रहा है काम करने में, उसके योग नजर आते हैं। इसी अवधि में पंचम भाव में बुधादित्य योग बनेगा। बुध का स्वराशि का होकर फिर सूर्य से युति करना, और पंचम भाव में अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि अग्नि तत्व ग्रह का पंचम और पंचम के स्वामी से संबंध, ये भी पढ़ाई के लिहाज से अच्छा महीना जाने वाला है। तो कुल मिलाकर अभी हम साल के बीच में पहुंच गए हैं और हमें लग रहा है, दिख रहा है कि ये साल विद्यार्थियों के लिए, और जो भी किसी भी तरह की एजुकेशन अटेन करना चाहता है, किसी ऐसी तरह के व्यवसाय में है जहाँ पे नियमित रूप से पढ़ना पड़ता है, तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। 16 जुलाई से 16 अगस्त दशम भाव पर दशम भाव के स्वामी की दृष्टि, साथ में बृहस्पति जो धन का स्वामी है वो ऑलरेडी आपके दशम भाव को देख रहा है। तो ये दिखाता है कि करियर के लिहाज से ये महीना अच्छा जाएगा, कार्य क्षेत्र में इंप्रूवमेंट के योग है। कुंभ लगन के लिए अगर कोई सबसे अच्छा ग्रह बताया जाता है तो वो है शुक्र। इस अवधि में वो शुक्र आपके लग्न को देखेगा। इससे ये पता लगता है कि ओवरऑल भाग्योदय की संभावना भी इस अवधि में अच्छी है। लक आपका साथ देगा, आपके उन्नति के योग ज़्यादा प्रबल बनते दिख रहे हैं। अब यहाँ पर परेशानी क्या है? यहाँ पर परेशानी है कि इस अवधि में चौथे भाव में मंगल चलेगा, जिसकी चौथी दृष्टि शुक्र यानी चौथे के मालिक पर आएगी। जब कभी मंगल का प्रभाव चौथे भाव और चौथे के मालिक पर हो, विशेषकर कुंभ लगन में, तो ऐसे में माता के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव के योग बनते हैं। सास के साथ भी उतार चढ़ाव के योग बनते हैं अगर आप विवाहिता स्त्री हैं तो। दूसरे भाव में शनि हो, चौथे भाव में मंगल हो, सातवें भाव में केतु, वो भी शुक्र को पीड़ित करता हुआ, ये डोमेस्टिक लाइफ के हिसाब से बहुत अच्छा समय नहीं है। घरेलू मामलों में कम दिलचस्पी ले, कार्य क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस करें, जहाँ बहुत ज़रूरी हो वहीं पर आप घरेलू मामलों में इन्वॉल्व हों तो बेहतर है, अन्यथा वहाँ पर आपकी उम्मीदों के मुताबिक परिणाम नहीं मिलेंगे। बाकी करियर के लिहाज से और भाग्योन्नति के हिसाब से ये अवधि अच्छी है। 17 अगस्त से 16 सितंबर, ये महीना वैवाहिक जीवन के लिहाज से ध्यान देने योग्य है। कारण क्या है? सातवें भाव का स्वामी सूर्य जब सप्तम भाव में आए तो ये इसको अच्छा लेना चाहिए, लेकिन जब वो राहु केतु एक्सेस में हो और उसी महीने ग्रहण भी आ जाए तो इस अवधि में जीवन साथी के साथ तनाव के योग बढ़ते हैं।
लगन का स्वामी दूसरे भाव में और सप्तम का स्वामी सप्तम में, यानी कि दोनों छठे और आठवें बैठे हैं एक दूसरे से, तो तालमेल की कमी के योग दिखते हैं। रोमांस का कारक शुक्र माना जाता है, प्रेम का कारक शुक्र माना जाता है। वो इस अवधि में स्वयं शनि से दृष्ट भी होगा, नीच का भी होगा। ये भी ये दर्शा रहा है कि प्रेम प्रसंगों के लिहाज से यह अवधि अच्छी नहीं है। अगर विवाह नहीं भी हुआ है और आप किसी को पसंद करते हैं, आप किसी तरह के प्रेम संबंध में हैं, तो मंगल का पंचम में चलना और उसकी चौथी दृष्टि का शुक्र पर आना, ये भी वहाँ पर भी तनाव के योग बढ़ा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने पार्टनर के साथ सही ढंग से व्यवहार करें, वरना वहाँ पर दिक्कत आने के योग बनते हैं। अगर मैं यहाँ कर्म के आधार पर बात करूँ या मैं इनकम के सोर्स को देखूँ, तो वहाँ पर गुंजाइश अच्छी है। ये महीना अच्छा जाने के योग दिखते हैं, क्योंकि जो योग कारक है इस कुंडली का वो शुक्र होता है। अभी मैंने कहा कि शुक्र पर शनि की दृष्टि है, तो शुक्र पीड़ित हो रहा है और रोमांस और प्रेम संबंधों में दिक्कत आएगी। उसके साथ साथ शनि लग्नेश है, उसको अगर शुक्र देख रहा है जो कि भाग्याधिपति है, तो ये करियर में और ओवरऑल ग्रोथ के लिहाज से अच्छा है। तो ये महीना वैवाहिक जीवन के लिए स्पेशल ध्यान देने की बात है। हाँ, यहाँ पर एक बात और जोड़ दूँ, शनि महाराज वक्री भी हो जाएंगे, लग्नेश वक्री हो जाएगा। लग्नेश वक्री होने पर दूसरे की बात और कम समझ में आती है। हमें लगता है हमें जो पता है वही सब सही है, दूसरा जो कह रहा है उसकी बात पर विश्वास कम होता है। तो इस अवधि में इसका ध्यान रखें। बाकी ओवरऑल ये महीना वैवाहिक जीवन के लिहाज से अच्छा नहीं दिखता। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर, पिछले महीने के मुकाबले इस महीने काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है। उसका कारण भाग्य स्थान में भाग्येश का गोचर, प्लस बुध जो कि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, जो कि सूर्य को भी मित्र मानता है और शनि के प्रति भी इसी तरह का भाव रखता है, वो बुध लग्नेश और सप्तमेश दोनों को देख रहा है या दोनों को प्रभावित कर रहा है। यानी आप और आपके पार्टनर में बनने के योग दिखते हैं। ये बनने का कारण बच्चा भी हो सकता है, क्योंकि पंचम अधिपति स्वयं बुध होता है। तो ये अवधि म्यूचुअल रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, फायदेमंद है। भाग्य का स्वामी भाग्य में होना बहुत अच्छी बात है, लाभ देता दिखता है। मंगल यहाँ पर आपके महीने की शुरुआत में तो पंचम में होगा, लेकिन बाद में सरक के छठे में आ जाएगा। अब छठे का मंगल सपोर्टिव होता है, उच्च स्थान में मंगल का गोचर शुभ फलदायी होता है। एक बात और समझिएगा, इस कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी बनता है गुरु, और दूसरे से दूसरे का स्वामी बनता है मंगल। गुरु मंगल की युति यानी भावात भावम नियम से भाव और उससे जो दूसरा भाव बना, दोनों के स्वामी की युति हो गई। ऐसे में मंगल का लगन को देखना और गुरु का लग्नेश को देखना आर्थिक उन्नति के संकेत देता है। तो ये महीना आर्थिक उन्नति के लिहाज से अच्छा है, भाग्य के हिसाब से अच्छा है, पति पत्नी के रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। तो कुल मिलाकर इस महीने को हम एक अच्छे सुखद अनुभूति की तरह होते देख रहे हैं। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच आपकी कुंडली में 5वें और 9वें भाव के स्वामी साथ में बैठे नजर आ रहे हैं 9th हाउस में। फिर कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, एक घर आगे पीछे, शुक्र का वक्री होना, उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन दोनों त्रिकोण अधिपतियों का त्रिकोण भाव में बली होकर बैठना आपके लिए लाभदायक है। पढ़ाई के लिहाज से, बच्चों के हिसाब से, मानसिक संतुष्टि के हिसाब से, अगर रिटायर हो चुके हैं तो रिटायरमेंट के बाद एंजॉयमेंट के हिसाब से ये महीना अच्छा जाने वाला है। इस महीने सूर्य महाराज नीच के हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो सूर्य शुक्र के साथ ही विराजित होंगे तो वो उसकी नीचता में कमी आ रही है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, नवम भाव में नवम का स्वामी बुध बैठा, शुक्र बैठा है, क्षमा कीजिएगा, और साथ में पिता का कारक सूर्य भी बैठा है। दोनों पर पंचमेश बुध का प्रभाव। अगर आपके पिता व्यवसायी हैं या किसी कार्य क्षेत्र में लिप्त हैं तो वहाँ पर उनको भी सुकून और चैन मिलता दिख रहा है। ग्रोथ के लिहाज से अच्छा है। हो सकता है आपके साथ तालमेल में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए आपके पिता का, लेकिन फिर भी ये महीना उनकी ग्रोथ के लिहाज से भी अच्छा है और आपकी ग्रोथ के लिहाज से भी बहुत शुभ है। और जो गुरु मंगल की युति पिछले महीने हुई और जिसके बारे में मैंने कहा कि दूसरा दोनों के स्वामी लगन और लग्नेश को देख रहे हैं, वो कमोबेश स्थिति इस महीने भी रहेगी कुछ दिनों तक। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये महीना आपके लिए शुभ दिखता है, फायदेमंद रहने वाला है। अब आते हैं 17 नवंबर के बाद से क्या होने वाला है।
17 नवंबर से साल के अंत तक, साल का अंत इनके लिए भी फायदेमंद होने वाला है। उसका कारण क्या है? पहली बात, 10वें घर का मालिक मंगल अपनी चौथी दृष्टि से दशम भाव को देखेगा, यानी करियर के लिहाज से अच्छा है। 11th हाउस जिसे हम हाउस ऑफ इनकम कहते हैं, उसका स्वामी बृहस्पति अपने उसी भाव को देखेगा, यानी दशम का स्वामी दशम को देख रहा है, 11वें का स्वामी 11वें को देख रहा है। तो ये एक उन्नति कारक समय है करियर को लेकर। दूसरा, शुक्र और बुध का नवंबर के मिड में एक्सचेंज कह लीजिए और उसके बाद उन दोनों का साथ होना कह लीजिए, आपके भाग्य के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। बच्चों को लेके अच्छी खबर, करियर को लेके अच्छी खबर, ओवरऑल ये महीना अच्छा जाने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं सप्तम भाव पर उंगली रखूं तो वहां से पंचम और नवम के स्वामी बनते हैं गुरु मंगल। वो दोनों इकट्ठे आपके सप्तम में आ जाएंगे। वो भी ये दिखा रहे हैं कि पार्टनर की ग्रोथ के लिए, अगर आपके जीवन साथी किसी कार्य में लिप्त हैं, कार्य क्षेत्र है उनका, तो वहाँ उन्नति के योग उनके भी बढ़ रहे हैं। सूर्य जो कि आपका सप्तमेश है, वो मंगल से एक्सचेंज कर रहा है, आपके कर्म भाव में जा रहा है। अगर आप किसी ऐसे व्यवसाय में हैं जहाँ पर पार्टनरशिप में आप इन्वॉल्व हैं, तो पार्टनर की वजह से आपकी ग्रोथ होने के योग दिखते हैं। तो उस आधार पर भी ये महीना बहुत अच्छा है। अब किस चीज़ का ध्यान देना है? तो मंगल जब लगन को देखे और लगन के मालिक को देखे, वो भी पराक्रम और दशम भाव का स्वामी होकर, तो ये क्रोध आवेश बढ़ा देता है। अगर आप ऑलरेडी हाई बीपी के शिकार हैं तो दवाइयाँ टाइम से लें, गुस्से पर नियंत्रण रखें, और अगर नहीं भी है तो भी अपने गुस्से पर काबू रखें। गुस्से में आके अपनी चीज़ों को बिगाड़े नहीं, उसको बनाए रखने का प्रयास करें। इस तरह देखा जाए तो ये साल का अंत कुंभ लगन वालों के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से होने वाला है। शुरुआत में कुछ महीने फैमिली लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, राहु का लगन में होना अच्छा नहीं था, लेकिन फाइनेंस के दृष्टिकोण से, एजुकेशन के दृष्टिकोण से ये साल अच्छा जाने वाला है कुंभ लगन वालों के लिए। आइए अब जानते हैं मीन लगन का क्या होने वाला है। अब हमारी यात्रा पहुंच गई है 12वें यानी अंतिम लगन पर, मीन लगन पर। मीन लग्न 12वीं राशि है। लगन में शनि महाराज का गोचर होगा। शनि बहुत धीमा चलते हैं, हम सब जानते हैं। सभी ग्रहों में सबसे धीमे शनि महाराज हैं, अगर हम नवग्रह जो वैदिक ज्योतिष में ली जाते हैं उनकी बात करें तो। ऐसे में होता क्या है कि चीज़ें एफर्ट के बाद मिलती है, थोड़ा लेजीनेस बढ़ जाती है, प्रमाद बढ़ जाता है। उसके योग मीन लगन वालों में ज़्यादा दिखते हैं इस अवधि में। अब राहु द्वादश भाव में होगा, केतु छठे में होगा। छठे भाव में क्रूर ग्रह का गोचर आपको रेजिस्टेंस देता है, लड़ने की शक्ति देता है, हार ना मानने का क्या कहें आप में प्रयास रहेगा। बृहस्पति का गोचर शुरुआत में द्वितीय भाव राशि में है, फिर साल के अंत तक आते आते चीज़ें सुधर जाएंगी। इस तरह से हम इस साल को देख सकते हैं। ओवरऑल देखें तो मीन लगन में बहुत कुछ क्यों अचानक से सुधरने की संभावना नहीं है। जो प्रोसेस पहले से चल रही थी, जो प्लान पहले से बने हुए थे, वो शायद एग्जीक्यूट हो जाए, लेकिन इसी साल आपकी वजह से आपका कोई बड़ा प्लान पूरा हो जाए उसकी गुंजाइश कम है, क्योंकि शनि आपको धीमा करने वाला है। तो विषय पर आते हैं और अलग अलग महीनों में देखते हैं, क्योंकि इसमें भी सुधार आता रहेगा, बीच बीच में चीज़ें बेहतर होती रहेंगी, कभी कभी चीज़ें डाउन भी जाएगी। अब उसके बारे में बात करते हैं। 13 फरवरी से 14 मार्च लग्नेश हो जाएगा वक्री। किस राशि में? एक द्वितीय भाव राशि में। ये पिछले महीने से ही चलता आ रहा है, बट अगर हम इस पर ध्यान दें कि अब इस समय क्या होगा, तो लग्नेश का वक्री होना, द्वितीय भाव राशि में वक्री होना और उस पर राहु की दृष्टि आना कन्फ्यूज़न को इंडिकेट करती है। निर्णय लेने की शक्ति खराब करती है। लगता है कि निर्णय हम जो लेंगे वो उस पर हम ही स्थिर नहीं हो पाएंगे, इसकी गुंजाइश बढ़ जाती है। मीन लगन में 7वें भाव का स्वामी बनता है बुध, जो कि द्वादश भाव में होगा। शुक्र जो पत्नी का कारक है, रोमांस का कारक है, वो भी द्वादश भाव में होगा और उनको वहां पर पीड़ित कर रहे होंगे सूर्य राहु, जो कि इस कुंडली में छठे घर का स्वामी है। इस अवधि में जीवन साथी के साथ तनाव की गुंजाइश बढ़ जाती है, कन्फ्यूज़न बढ़ने के योग हैं। तो साल की शुरुआत थोड़ा शांत रहिए, समय को आगे बढ़ने दीजिए। इस अवधि में कोई बहुत ज़्यादा उन्नति के योग नहीं दिखते। एक जो अच्छी चीज़ नज़र आती है वो है भाग्याधिपति का इनिशियली उच्च का होना,
और उच्च होकर धन भाव को देखना। ये दिखाता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से चीज़ें ठीक रहेंगी, पर आपके अगेन निर्णय लेने की शक्ति और वैवाहिक जीवन, इसको लेके थोड़ा तनाव दिखता है। फरवरी से आ गए अब हम 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच। क्या स्थितियाँ सुधर रही हैं? तो उत्तर है कि मीन लगन में छठे भाव का स्वामी होते हैं सूर्य, 8वें भाव के होते हैं शुक्र और द्वादश भाव के होते हैं शनि। ये तीनों ग्रह कहाँ होंगे? तो ये तीनों ग्रह मेरे लगन में होंगे। सूर्य शनि जैसा ग्रह लगन में हो, साथ में शुक्र भी वहीं पर हो, तो ये चिंता दिखाता है स्वास्थ्य संबंधित। सुझाव यही रहेगा, अगर डॉक्टर ने कोई मेडिसिन रेकमेंड की हुई है तो टाइम से लें। अगर अपना रूटीन हेल्थ चेकअप करवाते रहिए। और इस अवधि में ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी बीमारी के योग हैं, लेकिन फिर भी ये महीना आपके शरीर के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है। अगर इस महीने मान सम्मान उतना ना भी मिले जितने की आपको उम्मीद रहती है, तो भी खुश रहिए। एक बात और, इसमें एक जो चीज़ अच्छी हो रही है वो हो रही है नवम के स्वामी का लगन के स्वामी से त्रिकोण में आना। गुरु और मंगल परस्पर त्रिकोण में होंगे, जिसे बेहद शुभ लिया जाता है, विशेषकर मीन लगन में। यहाँ पर यह अवधि अगेन भाग्य का खूंटा आपका साथ तो दे रहा है, कुछ बहुत उल्टा होता या कोई बहुत बुरा होता तो नहीं दिख रहा है। चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी, ओवरकम करके आप आगे बढ़ जाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, राहु इस अवधि में भी लगन के स्वामी और नवम के स्वामी दोनों पर असर डाल रहा है, तो पिता पुत्र यानी आप और आपके पिता के बीच कोई कलेश, मानसिक तनाव ना हो, इसका ध्यान रखें। यही चीज़ अगर मैं सप्तम भाव पर देखूं तो सप्तम का स्वामी बनता है बुध, जो कि 12वें घर में है और उसका साथ दे रहे हैं मंगल। बुध वक्री है, मंगल वैसे ही वक्र कहलाता है, और मंगल 7वें भाव को भी देख रहा है, 7वें के मालिक के साथ भी होगा। तो जीवन साथी में ऊर्जा बढ़ रही है, उसकी ग्रोथ की गुंजाइश ज़्यादा दिखती है, और कहीं ना कहीं उनसे बदज़बानी या उनसे बातचीत करते हुए टेंशन का माहौल बन सकता है, इसका ध्यान रखें। अब हम पहुंच गए 15 अप्रैल से 15 मई। क्या अब कुछ सुधरा? तो उत्तर है बिल्कुल। ये महीना एक बड़ा परिवर्तन दिखा रहा है। कैसे? देखिए, नवम भाव का स्वामी इस कुंडली में मंगल बनता है, वो आपके लगन में आ जाएंगे। भाग्य का स्वामी लगन में आना, भाग्य के स्वामी का लग्नेश को देखना, ये दिखाता है कि ये अवधि आपकी ग्रोथ के लिहाज से बहुत अच्छी है, लाभदायक है। मीन लगन में दूसरे और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं शनि और मंगल, वो दोनों साथ में लगन में हैं। ये दिखाता है कि आर्थिक उन्नति के योग भी बढ़ रहे हैं, लाभ हो रहा है, इसकी गुंजाइश बढ़ जाती है। मंगल जो कि पिछले महीने भाग्याधिपति वो तब भी था, और वो सप्तम सप्तमेश से संबंध बना रहा था, इस अवधि में भी वो भाग्याधिपति 7वें घर को देख रहा है और 7वें के मालिक के साथ भी बैठा है। तो ये समय जीवन साथी की उन्नति के लिहाज से भी अच्छा है, आपकी उन्नति के हिसाब से भी अच्छा है, और आर्थिक उन्नति के लिहाज से भी बहुत शुभ समय नजर आता है। इस अवधि में छठे घर का स्वामी जो कि सूर्य बनता है, वो धन भाव में उच्च का हो जाएगा। देखिए, 2, 6, 10 के स्वामी अर्थ त्रिकोण अधिपति कहलाते हैं। यदि वो इन्हीं भावों में बैठ जाएं और बली बैठ जाएं, तो ये भी आर्थिक उन्नति वाले हमारे पॉइंट को कंफर्म कर रहे हैं। तो इस अवधि को हम इस जातक के लिए, मीन लगन के जातकों के लिए बहुत अच्छा देख रहे हैं। हम आ गए 16 मई से 15 जून के बीच। इस अवधि में क्या होने वाला है? लग्नेश अष्टम भाव और अष्टम के स्वामी दोनों के साथ संबंध बनाएगा। यदि आप मेडिकल फील्ड में हैं, रिसर्च स्टूडेंट है, ज्योतिष पढ़ रहे हैं, या कोई ऐसा और रिसर्च रिलेटेड सब्जेक्ट में इन्वॉल्व हैं, तो ये अवधि आपके लिए बहुत अच्छी है। दिमाग बहुत तेज चलेगा, उन्नति के योग प्रबल दिखते हैं। राहु का प्रभाव इस अवधि में लग्नेश पर, अष्टमेश पर, अष्टम भाव पर, तीनों पर होने वाला है। तो जो आईटी, टेक्निकल, इस तरह के सब्जेक्ट वाले जो लोग हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा नजर आता है। एक बात और समझिएगा, मीन लगन में त्रिकोण के स्वामी बनते हैं गुरु, चंद्रमा और मंगल। मंगल इस अवधि में अष्टम भाव को ऑलरेडी देख रहा होगा, साथ में गुरु भी देख रहा होगा। दोनों त्रिकोणाधिपति अगर अष्टम को देखें या किसी भी भाव को देखें, तो उसके लिए वृद्धिदायक होते हैं, उसका फायदा होता है।
तो अगर कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का केस चल रहा हो या आपको कुछ ऐसी कमाई के योग दिख रहे हों जिसमें हम कहें कि स्पेकुलेशन से फ़ायदा हो सकता है, लॉटरी वगैरह या स्टॉक मार्केट से संबंधित, तो वहाँ भी ग्रोथ की गुंजाइश इस महीने अच्छी है। तीसरे भाव में सूर्य उच्च का चल रहा होगा, छठे भाव में केतु है, यानी दोनों उपचय भाव में क्रूर ग्रह बैठना भी आपके लिहाज से आपके खुद के लिए बहुत अच्छा है। इस अवधि में जिन भी मीन लग्न वालों की केतु की महादशा चल रही है उन्हें विशेष लाभ होगा। उसका कारण ये है कि केतु लगन से छठे और लग्नेश से तीसरे होने वाला है, और ऐसे में महादशा भी उसकी हो तो ग्रोथ की गुंजाइश और बढ़ जाती है। मंगल जब दूसरे भाव में हो तो एक और स्थिति बनती है जो काफ़ी यूनिक है, वो ये कि आपके 5वें और 9वें घर दोनों को देख लेता है दूसरे घर में बैठा मंगल। और इस लगन के लिए, क्योंकि वो योग कारक ना सही पर भाग्याधिपति ज़रूर है, धनाधिपति ज़रूर है, यानी शुभ है, तो ऐसी स्थिति में उसका वहाँ देखना, उन घरों को से संबंध बनाना ओवरऑल आपके एजुकेशन, बच्चे और ग्रोथ सभी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अच्छा दिखा रहा है। तीसरे का स्वामी चौथे में और चौथे का स्वामी तीसरे में। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी चेंज करने का सोच रहे थे, कुछ नई जगह पर इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे, कुछ घर में नया सामान लाने का सोच रहे थे, तो बी रेडी फॉर इट। ऐसे अवधि में अच्छा वो काम होता दिख रहा है। व्हीकल परचेज और स्पेशल दिख रहा है कि अगर इस बारे में सोच रहे थे तो परमात्मा साथ देगा और इस महीने डील होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। अब आ गए हम साल के बीच में, 16 जून से 15 जुलाई के बीच। ये अवधि क्या कहती है? लग्नेश उच्च के हो जाएंगे, वो भी त्रिकोण भाव में। ये बहुत ही अच्छा महीना जाना चाहिए। लग्नेश आपका 12 साल में एक बार उच्च होता है, एक बार कहें तो मतलब 1 साल के लिए उच्च होता है। तो ये उच्चता आपके लिए लाभदायक है, मान सम्मान दिलाने वाली है, आपकी बात का वजन बढ़ेगा, सामने वाला आपको सीरियसली लेगा, इसके योग दिखते हैं। एक और चीज़, पंचम भाव पर गुरु और मंगल यानी दोनों त्रिकोण के स्वामी लग्नेश और भाग्येश दोनों का संबंध पंचम से है, तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अवधि बहुत अच्छी नज़र आती है। 9th हाउस पर भी गुरु की दृष्टि है, साथ में मंगल की भी 8th एस्पेक्ट 9th हाउस पर आ जाएगी, जो ये दिखाता है कि भाग्योन्नति के योग भी प्रबल है। एक और बात, गुरु इस अवधि में लाभ भाव को देखेगा और लाभ भाव का स्वामी ऑलरेडी जो लगन में चल रहा था उसको भी गुरु देखेगा, यानी फाइनेंशियल एस्पेक्ट से भी इसको अच्छा समय लेना चाहिए। मंगल स्वराशि का चल रहा है जो कि धन भाव का स्वामी हो के धन भाव में है, इस वजह से भी फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ओवरऑल अवधि आपके लिए अच्छी नज़र आती है अगर कुंडली में अच्छे योग हो तो। 16 जुलाई से 16 अगस्त इस अवधि में शुक्र महाराज छठे भाव में, राहु केतु एक्सेस में होंगे। 8वें के स्वामी का छठे में होना और पीड़ित हो जाना विपरीत राजयोग जैसी परिस्थिति दिखाता है। ये दिखाता है किसी दूसरे के नुकसान की वजह से आपका फायदा। हालांकि उसमें आपका कोई रोल नहीं होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दूसरे को गिराइए और फिर उसके ऊपर चढ़ के आगे बढ़िए, लेकिन किसी के गिरने से, किसी की परेशानी की वजह से आपको एक एडवांटेज मिलती दिख रही है इस महीने। साथ ही साथ पंचम भाव पर अगर हम ध्यान दें तो पंचम भाव में एक अग्नि तत्व ग्रह और एक ज्ञान का कारक ग्रह, दोनों की युति एजुकेशन के लिहाज से बहुत ही अच्छी है। तो ये पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए, पढ़ाई करने वाले वयस्क के लिए भी अच्छी अवधि नजर आती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, चौथे भाव में बुध जैसा ग्रह चलना जो चतुर्थ स्वयं है, तो जैसा मैंने अभी एजुकेशन की तारीफ में कहा, मैं फिर उस चीज़ को रिपीट करूंगा कि एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से ये अवधि अच्छी है। मंगल पर अगर हम ध्यान दें तो मंगल धनाधिपति होकर नवम और दशम दोनों भाव के ऊपर असर डाल रहा है। जब नवम और दशम दोनों भाव को भाग्याधिपति देखे तो ये अवधि को करियर के लिहाज से भी हमें शुभ लेना चाहिए, फायदेमंद लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये महीना आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, बाकी चीज़ों के लिए अच्छा दिखता है। एक चीज़ जिसका आप ध्यान दे सकते हैं वो है शुक्र का राहु केतु एक्सेस में आना, ऊपर से सप्तम अधिपति का वक्री हो जाना, फिर गुरु और बुध लग्नेश और सप्तम के स्वामी का दोबारा बैठना। ये दिखाता है कि आपका और आपके पार्टनर के बीच तालमेल थोड़ा बिगड़ सकता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट कोई इसके अलावा बुरी चीज़ इस महीने नज़र नहीं आती।
17 अगस्त से 16 सितंबर मिला जुला महीना रहने के योग दिखते हैं। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है, कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या है वो? अब देखिए, मंगल की 8वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर होगी, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर होगी, एक लग्नेश है, एक भाग्येश है। तो 11वें घर की उन्नति के योग दिखते हैं। आपके बड़े भाई को फायदा होता दिख रहा है, आपकी आय में इजाफा होता दिख रहा है, पैसा ज़्यादा कमाने के योग दिखते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो और ग्रोथ की गुंजाइश बढ़ जाती है। इसी अवधि में 2 क्रूर ग्रह सूर्य केतु छठे भाव में होंगे। इस महीने ग्रहण भी आने वाला है। वो मीन लगन वालों के लिए ओवरऑल अच्छा ग्रहण माना जाता है। छठे भाव का प्रभाव जब उस पर आए तो हम कहेंगे आपको ग्रोथ मिलते दिख रही है। शत्रु पक्ष के लिए ये समय कठिन हो सकता है। लग्नेश सप्तमेश की युति यानी आप और आपके जीवन साथी के बीच में तालमेल बेहतर होता दिख रहा है, साथ चलते दिख रहे हो, एक जैसी सोच के साथ आगे बढ़ते दिख रहे हो। विशेषकर संतान संबंधित अगर कोई बात दिमाग में चल रही है, उसके करियर को लेकर, उसके फ्यूचर को लेकर, उसको प्लान करने को लेकर, तो दोनों की सोच इस अवधि में मिलती नजर आ रही है। इस महीने ध्यान किस चीज़ का देना है? देखिए, तीसरे भाव पर शनि महाराज की दृष्टि पूरे साल रहने वाली है। इस अवधि में तीसरे के स्वामी शुक्र पर भी शनि की दृष्टि होगी। शुक्र महाराज नीच के भी होंगे। इस तरह अगर हम देखें तो आपके दोस्तों से बनने में, उनके साथ तालमेल में कमी आती दिखती है। जो आपके फ्रेंड सर्कल है उनके साथ कम्युनिकेशन गैप और किसी वजह से कहासुनी होने के योग बढ़ जाते हैं। मंगल भी यहाँ पर अपनी चौथी दृष्टि से शुक्र को ही पीड़ित कर रहा है, जो ऑलरेडी नीच के होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि शनि मंगल दोनों तीसरे घर के स्वामी को पीड़ित कर रहे हैं। तो छोटे भाई बहनों के लिए और दोस्तों के साथ तालमेल के लिए ये अवधि बहुत शुभ नहीं है। इस महीने शनि महाराज भी वक्री हो जाएंगे। एक क्रूर ग्रह का लगन में वक्री होना ज़्यादा प्रयास करने के योग को दिखाता है। अच्छी चीज़ों को बिगाड़ना अपने हाथों के द्वारा उसके योग को बढ़ाता है। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग या ओवर डूइंग, जो काम हो चुका है उसको और बेहतर करने के चक्कर में ख़राब कर देना, इससे बचिएगा, क्योंकि शनि वक्री लगन में आपको इस तरह की परेशानी दिखा सकता है। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर ये समय है आपके बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छे संबंधों का और जीवन साथी के साथ तनावपूर्ण संबंधों का। देखिए, अगर हम यहाँ पर सप्तम भाव पर ध्यान दें तो सप्तम और सप्तम का स्वामी बुध दोनों सूर्य शनि के प्रभाव में होंगे। सूर्य शनि दोनों अलगाववादी ग्रह हैं, डिटैच करते हैं। इस वजह से अपने लाइफ पार्टनर के साथ बनने में दिक्कत आने के योग दिखते हैं। परंतु इसी योग में अगर हम दूसरी तरह से इसको देखें तो छठे का स्वामी और छठे से छठे यानी 11वें घर का स्वामी दोनों सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, सप्तमेश को प्रभावित कर रहे हैं। तो बिजनेस पार्टनरशिप के लिहाज से, उनकी ग्रोथ के हिसाब से, उनके साथ संबंधों के लिहाज से ये अवधि काफ़ी अच्छी नज़र आती है। करियर के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्याधिपति दशम भाव और 11वें भाव दोनों से संबंध बना रहा है। हालांकि 16 अक्टूबर तक से पहले तो मंगल स्वयं पंचम भाव में आ जाएगा, लेकिन अगर वो पंचम में आ भी जाएगा तो लग्नेश और भाग्याधिपति की युति पंचम में, 2 त्रिकोण अधिपति तीसरे त्रिकोण में बैठना भी आपकी ग्रोथ के लिहाज से अच्छी अवधि को दिखाता है। तो कुल मिलाकर ये महीना बिजनेस पार्टनरशिप करियर के लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, लेकिन लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल में ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम पहुंच गए 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच। इस महीने भी लग्नेश और भाग्येश की युति बनी रहेगी, लेकिन ये युति आश्लेषा नक्षत्र में या गंडांत वाले पॉइंट पर आने वाली है। इस वजह से अगर आपकी सेहत ऑलरेडी ख़राब रहती है, आप रेगुलर नियमित दवाइयाँ खानी पड़ती है, तो इस अवधि में दवाइयाँ नियमित ही रखिएगा, कोई लापरवाही मत करिए, अन्यथा आपको सेहत के लिहाज से परेशान होने के योग बनते हैं। एक बात और समझिएगा, चौथे का स्वामी आपकी कुंडली में बनता है बुध। अब चतुर्थ का स्वामी अष्टम भाव में अष्टमेश के साथ नजर आता है। राहु का प्रभाव चौथे और चौथे के मालिक पर भी है। तो इस महीने प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी काम में इन्वॉल्व मत होना है, या बचिएगा इस चीज़ से। अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डील करने जा रहे हैं तो इस अवधि में उससे नुकसान होने की गुंजाइश बढ़ जाती है, या किसी तरह का छलावा, बोल कुछ रहे हैं पीछे कुछ और है, चीटिंग होने की संभावना, वो इस अवधि में योग दिखते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ और काफ़ी यूनिक भी है,
दूसरे घर का स्वामी अष्टम भाव को देखेगा, अष्टम के मालिक को देखेगा, और अष्टम भाव का स्वामी दूसरे भाव को देखेगा। दूसरे और आठवें के स्वामी का परस्पर एक दूसरे के घरों को देखना ये दिखाता है कि ऐसा कोई काम जिसमें स्पेकुलेशन इन्वॉल्व है, जैसे कि स्टॉक मार्केट हुआ या और इस तरह के जो प्रोफेशन है, वहाँ पर ग्रोथ की गुंजाइश बढ़ जाती है। अगर आप अपने पैतृक कार्य में लिप्त हैं तो भी इस महीने अच्छी ग्रोथ के योग बनते हैं, क्योंकि अष्टमेश धन भाव को, धनेश अष्टम भाव को, दोनों परस्पर दृष्टि से एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये महीना अच्छा जाने वाला है 8th हाउस रिलेटेड चीज़ों के लिए। 4th हाउस के से संबंधित चीज़ों में ध्यान रखना है, सेहत का ध्यान रखना है। बाकी लग्नेश नवमेश की युति झंडा गाड़े हुए है, आपको आगे लिए चल रही है, उन्नति कारक समय नजर आता है। आ गए हम साल के अंत में, 17 नवंबर से क्या होने वाला है। देखिए, मीन लगन में 2, 6, 10 भाव, जिसे हम अर्थ त्रिकोण भी कहते हैं, उनके स्वामी बनते हैं मंगल, गुरु और सूर्य। अब होने क्या वाला है कि दूसरे और 10वें घर का स्वामी यानी गुरु और मंगल दोनों इकट्ठे छठे भाव में बैठ जाएंगे। तो ये आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इस अवधि में भाग्याधिपति मंगल 8वीं दृष्टि से लगन को देखेगा और लग्नेश के साथ गोचर करेगा, यानी भाग्य के स्वामी का पूर्ण प्रभाव, पूर्ण आशीर्वाद आपके सिर पर रहने वाला है इस अवधि में। छठे का मालिक नवम भाव में और नवम का स्वामी छठे भाव में, यानी राशि परिवर्तन। ये दिखाता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम और किसी तरह के स्ट्रगल में आप जीतते नजर आ रहे हैं, आपको एक एडवांटेज मिलती नजर आ रही है, क्योंकि भाग्य का स्वामी छठे में, छठे का स्वामी भाग्य में, दोनों जगह वो मित्र राशि के बैठे हैं, तो आपको लाभ होने के योग दिखते हैं। महीने की शुरुआत में या 17 नवंबर के आसपास हमें नजर आता है कि 7वें का स्वामी अष्टम में और अष्टम का स्वामी सप्तम में होगा। कुछ क्लासिकल बुक इसे दैन्य योग बोलती हैं, जिसे नेगेटिव माना जाता है, पर क्योंकि शुक्र बुध दोनों परस्पर मित्र हैं और ये अवधि थोड़े समय में शुक्र भी अष्टम में चला जाएगा। अगर इसके दोनों पक्ष में आपको बताता हूँ, आर्थिक दृष्टिकोण से जीवन संगिनी या जीवन साथी की उन्नति के लिहाज से ये समय अच्छा है, उसकी बौद्धिक क्षमता के लिहाज से अच्छा है, कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिहाज से अच्छा है, क्योंकि सप्तम से दशम भाव अगर देखें तो उसका स्वामी भी बुध बनता है, जो शुक्र के साथ बैठेगा तो लाभदायक होगा। परंतु इन लॉज की इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस से हमें बचने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ससुराल के मामलों में इस अवधि में हमें नहीं बोलना है, और यदि वहाँ से कुछ मैसेज आ रहे हैं तो उस पर भी विशेष ध्यान नहीं देना है। अदरवाइज ये महीने बहुत अच्छे हैं, बहुत तरक्की के योग हैं। तो कुल मिलाकर मीन लगन के लिए 2026 जाता हुआ लाभदायक नजर आता है। आशा करता हूँ ये लंबी सी यात्रा आपको अच्छी लगी हो। एक दिन में तो ये वीडियो बन भी नहीं सकता था। अगर मैं 12 लग्नों को एक दिन में करने की कोशिश करता तो मुझे हर वीडियो लगभग आधे 1 घंटे की बनी और 2-2 लग्न उसमें कवर हुए तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती। आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो। अगर लगा हो तो बता देना, तभी अगली बार वीडियो बनाने का प्रयास रहेगा इस तरह का, जिसमें वर्षफल या ये साल कैसा जाएगा वो बताया जाता है। आपको एक बात और बताऊं, इस वजह से जो ज्योतिष के और कंटेंट मैं तैयार करके बैठा था वो डिले करे जा रहा था, क्योंकि लग रहा था एक बार ये पूरा हो जाए उसके बाद उसको तो हम कभी भी डाल सकते हैं, बस ये टाइम से चला जाए। तो चलो फाइनली होपफुली आपको ये 10 फरवरी से पहले वीडियो मिल जाएगा। और जो एक सर पर प्रेशर था कि साल की शुरुआत तक ये वीडियो कंप्लीटली आपके पास पहुंच जाए, वो हो पाया। आशा करता हूँ आपको हमारे प्रयास और हमारी मेहनत अच्छी लगती हो। यदि हाँ तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और बेहतर काम करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे इस तरह के और वीडियो या इस तरह के कम ज्योतिष आधारित ज़्यादा वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। अपना ध्यान रखिएगा। जल्दी मिलते हैं। जय श्री राम।